मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिया था। आगे हम अनुच्छेद 29 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 किसमें आता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। किसमें आता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब इसके बारे में बात करना, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 28 तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 से। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में क्या कहाँ तक बात की है? अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 29, यानी हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 किसमें आता है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में आता है। 29 में कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की भाषा, इनकी भाषा जो है, संस्कृति, संस्कृति और लिपि। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अल्पसंख्यक है उनके भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करना, इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 29 में की गई है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करना ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। इस पे वो कानून बना सकता है। ठीक है, कि उसके भाषा, संस्कृति और लिपि की सुरक्षा की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 29 में की गई है। इसमें एक बात और कही गई है, इसमें ये कहा गया है, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में, कोई भी शिक्षा संस्थान जो होगा, कोई भी शिक्षा संस्थान जो होगा, ठीक है, जो भी शिक्षा संस्था होगा, इसमें कहा गया कि ऐसा है किसी भी व्यक्ति के भाषा, लिंग, उसकी लिपि या संस्कृति के आधार पर उसके एजुकेशन से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए आपने एक स्कूल खोला, उस स्कूल में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी भाषा सही नहीं है या उसकी संस्कृति अलग है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, या उसको लिंग, जाति, धर्म, किसी भी तरह से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते आप। अनुच्छेद 29 का उल्लंघन हो जाएगा। या धर्म के नाम पे या धर्म की वजह से आप कह सकते हैं कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, तो यह अनुच्छेद 29 का उल्लंघन हो जाएगा। ये उसका मौलिक अधिकार है, इसको आप नहीं छीन सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म के हैं, आप इस जात के हैं, इसलिए हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसा कंडीशन आप इसमें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी तरह से एक पब्लिक के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। चाहे जिस तरह से भी आप भेदभाव करना चाहते हैं उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 29 का उल्लंघन हो जाएगा, ये उसका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 30, अगर आप ऐसा करते हैं तो सीधे कोर्ट चला जाएगा और ठीक है, आपकी संस्था बंद हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। वो चाहे जिस भी धर्म का हो, आपके शिक्षण संस्थान में एडमिशन दे सकता। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आप मांग सकते हैं, उसको देने के बाद ही वो एडमिशन लेगा। ठीक है, बाकी आप किसी तरह से भेदभाव करके उसको मना नहीं कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि शिक्षा संस्थान, ये जो शिक्षा संस्था है, शिक्षा संस्था, इसकी स्थापना करना प्लस प्रशासन संभालना। इसमें अनुच्छेद 30 में दो चीजों की बात की गई है। कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है, इसमें अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना करना और प्रशासन करने के लिए, और प्रशासन का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 30 देता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थान को खोल सकते हैं और उनको प्रशासन करने का अधिकार भी कौन देता है? अनुच्छेद 30 देता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं और उनको प्रशासन करने का अधिकार भी मिलता है। ये कौन देता है? अनुच्छेद 30 देता है। क्लियर? अनुच्छेद 29 और 30। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 30 खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 की जब हम बात करते हैं तो
अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? अनुच्छेद 31 की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार। आपको पता है कि संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कहने का मतलब जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार आपका था संपत्ति का अधिकार, जिसकी बात अनुच्छेद 31 में की गई थी, इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार इसको कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कहा गया कि ऐसा है जो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, इसको अब कानूनी अधिकार बनाया जा रहा है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 31 में यही था। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कौन आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में किसकी बात की गई है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको पता है कि जैसे कहा गया था कि अगर आपका मूल अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। तो छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें कुछ बातें कही गई हैं। इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें दी गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें जो याचिकाएं हैं क्या दी गई? याचिकाएं हैं वो कौन कौन सी है? इसमें याचिकाएं जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसको हम समझ लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाए। जैसे कहने का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसे कहां पेश करेगी? न्यायालय में पेश करेगी। न्यायालय उस पर ध्यान देगी कि इसे जो अरेस्ट किया गया है ये कानूनी है या गैर कानूनी है। ठीक है, ये औचित्य है कि औचित्य है, यानी संतोषजनक है या असंतोषजनक है। अगर ऐसा कुछ पाती है तो न्यायालय इसे छोड़ देगी। अगर आपने इसे गलत तरीके से अरेस्ट किया है तो न्यायालय क्या करेगी? उसे छोड़ देगी। यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब। गिरफ्तार, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे कहां पेश करना? न्यायालय में पेश करना। न्यायालय आपके तरीके को देखता है कि आपका क्या तरीका है, किस तरीके से आपने इसे अरेस्ट किया है, वो कानूनी तरीका सही है या गलत है। उसके बाद न्यायालय इसे, अगर गलत साबित होता है तो न्यायालय इसे छोड़ देता है। अगले की बात करें तो है परमादेश। दूसरी जो याचिका है इसमें वो है परमादेश। परमादेश। दूसरे की बात करें तो इसमें क्या दे रखा है? परमादेश। यानी परमादेश की बात करें तो जब न्यायालय को लगता है, जैसे कहने का मतलब जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है। सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक पदाधिकारी। वो कानूनी, कहने का मतलब उसका जो कानूनी दायित्व है उसका पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, और इससे यानी उसके वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उस कंडीशन में कोर्ट क्या करती है? परमादेश जारी करती है। कहने का मतलब कोई सार्वजनिक कर्मचारी है और उसका दायित्व जो है उसका पालन वो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का जो है क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है,
जैसे मान लीजिए आप सरकारी अस्पताल में गए, सरकारी अस्पताल में गए और वहां जो सरकारी डॉक्टर वो सार्वजनिक डॉक्टर है, ठीक है, सार्वजनिक कर्मचारी है, उसका काम यह है कि आपको सही समय पर इलाज दे। अब उसका काम क्या, उसका दायित्व क्या है कि उस सही समय पे आपको इलाज दे। वो क्या करता है, आप जाते हैं और वो बैठ के आराम कर रहा है, ऐसे कंडीशन में परमादेश को जारी करती है कि आप गलत कर रहे हैं। आपका काम ये था कि उसको सही समय पे इलाज देना, जो आप नहीं कर रहे हैं, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कंडीशन में परमादेश जारी करता है कोर्ट। तीसरे की बात करें तो निषेध आदेश, यानी निषेध की बात करें तो निषेध जो आदेश होता है, इसको इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई निचली अदालत हो, कोई निचली अदालत हो या उस गलत कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट निषेध आदेश जारी करती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर रोक लगाया जाता है। जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में कोई आपका हनन हो रहा है, आप निचली अदालत में गए और वहां पे दिक्कत हो रही है, तो आप कहाँ आगे बढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पे निषेध लगा देगी, कैसा है, इस पे रोक लगा देगी, आप इस पे डिसीजन नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखेगी, ये निषेध होता है। चौथे की बात करें तो उत्प्रेक्षा रिट, यानी उत्प्रेषण रिट क्या होता है। चौथे की बात करें तो उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण रिट क्या होता है, इसकी बात करें तो जैसे निचली अदालत या सरकारी, जैसे कहने का मतलब कोई निचली अदालत हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी हो, वो बिना अपने अधिकार क्षेत्र का कोई काम कर रहा है। जैसे कहने का मतलब हर आदमी को एक एक अधिकार दिया गया है कि आपका इतना, ये आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उस कंडीशन में अगर एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें निचली अदालत के अंडर वो चीज नहीं आ रहा, फिर भी वो उसकी देख रेख कर रही है, उसकी सुनवाई कर रही है, या कोई सरकारी कर्मचारी है उसके अंदर वो काम नहीं है, उसके अंदर वो काम नहीं है, लेकिन वो काम को कर रहा है, तो इस पे रिट जारी होता है, ठीक है। इसी की बात की गई है चौथे। पांचवें की बात करें तो अधिकार परीक्षा, पांचवें की बात करें तो है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है। ये पांचवा, ये लास्ट है, इसमें 5 याचिकाएं दी गई थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी पद पे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया, बाद में कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसा है, ये जो आदमी है ना, ये जो अधिकारी है, ये इस काम के लायक नहीं है, ठीक है, तो उस समय अधिकार परीक्षा के द्वारा उसे हटा दिया जाता है, पद कार्य करने से रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं, इसलिए आपको हटाया जा रहा है, आप गलत तरीके से यहाँ आ गए हैं, आप इसके लायक नहीं हैं, इसी को कहा गया अधिकार परीक्षा। ये 5 याचिकाएं थी और इस तरह से अनुच्छेद 32 खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 33 को देखेंगे। अनुच्छेद 33 क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मौलिक अधिकार कहां से है, 12 से 35 तक, हमने 32 तक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 की बात करें तो इसमें सशस्त्र बल, यानी सैनिक बलों के बारे में बात की गई है, जो सशस्त्र बल हैं इनके बारे में बात की गई है, ठीक है। सशस्त्र बल के मूल अधिकार की बात की गई है, कौन, सशस्त्र बल, सशस्त्र बल।
सशस्त्र बल के बारे में बात की गई है। किसकी बात की गई है? सशस्त्र बल के बारे में बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 33 कहता है कि जो सशस्त्र बल है इनको मूल अधिकार नहीं दिया जा सकता। इनके मूल अधिकारों को रोकने का अधिकार किसे दे दिया गया? संसद को। संसद को यह अधिकार है कि जो सशस्त्र बल है इनके मूल अधिकारों को रोक सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई सैनिक है उनको ये मूल अधिकार नहीं मिलेंगे। अब एक चीज बताइए, आप बॉर्डर पे हैं, आपको अगर मूल अधिकार मिल जाए, ठीक है, तो आप वहां टहलने लगेंगे या कुछ भी करने लगेंगे, ये कहेंगे हमारा मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है। लेकिन इसीलिए अनुच्छेद 33 कहता है कि जो सशस्त्र बल होंगे संसद उनको क्या करेगी? मूल अधिकार देने से वंचित कर देगी, यानी मूल अधिकार को देने से रोक सकती है। और उनके ऊपर इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे सशस्त्र बल हो, अर्धसैनिक बल हो, पुलिस हो, खुफिया एजेंसी है, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देती है। कौन लगाती है? तो संसद लगाती है। अगर ये पूछा जाए कि इनके ऊपर रोक कौन लगाती है, तो वह संसद। संसद को यह सकती है कि चाहे वो खुफिया एजेंसी हो, चाहे पुलिस बल हो, चाहे सशस्त्र बल हो, जो भी हो, उनके ऊपर रोक, इनके मौलिक अधिकारों पर रोक कौन लगाएगी? तो संसद लगाएगी। संसद इसके मौलिक अधिकारों पे रोक लगा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 34 की बात करेंगे। अनुच्छेद 34 अनुच्छेद 34 ये मार्शल लॉ के लिए लगाया जाता है। मार्शल लॉ के लिए, मार्शल लॉ, इसमें किसकी बात की गई है? मार्शल लॉ की बात की गई है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ के सिचुएशन में व्यक्ति के मौलिक अधिकार को रोक दिया जाएगा। जब मार्शल लॉ लागू होगा उस समय आपका मौलिक अधिकार नहीं लागू होगा, यानी मौलिक आपके जो मौलिक अधिकार होंगे उनको रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी देश से लड़ाई चल रही है, ठीक है, जब सैनिक आपस में लड़ रहे हैं उस समय आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, संसद उसको रोक देगी, कहेगी कि ऐसा है जब तक ये लड़ाई चलेगी। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए चाइना से लड़ाई चल रहा है, चाइना से लड़ाई चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरा मौलिक अधिकार, मैं घूमने जाऊंगा, प्रशासन आपको रोक रही है कि नहीं खतरा है, आप घूमने नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं कि मेरा मौलिक अधिकार है, तो कहेगी नहीं अनुच्छेद 34 आपने नहीं पढ़ा है, मार्शल लॉ लागू है। क्या लागू है? मार्शल लॉ लागू है। जब मार्शल लॉ लागू होगा उस समय आपका मौलिक अधिकार रोक दिया जाएगा। उस सिचुएशन में आप अपने मौलिक अधिकार का यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यही होती है, इसी की बात अनुच्छेद 34 में की गई है। और कहा गया है कि उस समय आपके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ कब लगाया जाता है? जैसे युद्ध के समय, या जैसे मान लीजिए किसी जगह पे कब्जा करने के लिए जब लड़ाई होती है उस समय जब सेना बल को लगाया जाता है उसी को मार्शल लॉ कहा जाता है। और इसकी बात इसमें की गई है अनुच्छेद 34 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 35 देखते हैं। अनुच्छेद 35 की बात करें। अनुच्छेद 35 की जब हम बात करते हैं तो इसमें किस चीज की बात की गई है? कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव के बारे में बात की गई, यानी जैसे कुछ मूल अधिकार है इनके प्रभाव के बारे में बात की गई है। जो आपका मूल अधिकार है ना, यानी जो आपका मौलिक अधिकार है, इसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात की गई है। कहने का मतलब ये है कि संसद, जैसे आपको पता है आपका जो मूल अधिकार है, संसद इस पे कुछ कानून बना सकती है। केवल संसद को ये अधिकार है कि वो आपके मूल अधिकार को प्रभावी करने के लिए कुछ कानून बनाते। कहने का मतलब इसको प्रभावी करने के लिए कुछ कानून बनाते, कुछ कानून बना सकती है। लेकिन कौन बना सकती है? केवल और केवल संसद। केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद को यह अधिकार है कि आपका जो मौलिक अधिकार है या जो मूल अधिकार है इसको
प्रभावी करने के लिए कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, और ये कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल संसद बना सकती है। इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 35 में की गई है। अनुच्छेद 35 में यही बात की गई है, और इस तरह से आपने अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ लिया है। और अब हम ये देखते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होता है, इसकी बात कहां से कहां तक की गई है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपने एक एक को पढ़ लिया, एक एक अनुच्छेद को पढ़ लिया, अनुच्छेद 12 से 35। अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों का महत्व। ये मूल अधिकार जो है, इनका महत्व क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बात एक ही होता है। इनके महत्व के बारे में बात करेंगे, इनके महत्व के बारे में। आखिर इनका महत्व क्या है? ये जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, इनका क्या क्या महत्व है? तो पहले की बात करें तो ये क्या करता है? लोकतांत्रिक को बढ़ावा देता है। क्या करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। यह देश में क्या करता है? ये जो देश है ना, देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। ये देश में क्या करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मौलिक या मूल अधिकार आपको नहीं दिया जाए तो आप कहां से लोकतांत्रिक रह जाएंगे? ठीक है, तो ये आपका पहला महत्व है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो व्यवस्था जो स्थापित करती है वो है आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति को भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था। व्यक्ति को भौतिक या नैतिक, कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसे क्या मिलता है? भौतिक या नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये किसी भी व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यकता स्थिति उत्पन्न करती है। क्लियर? दूसरे की बात करें तो इस तीसरे की बात करें तो इसमें क्या किया गया है? थर्ड पॉइंट की बात करें कि तीसरा फायदा इसमें क्या है, तो ये है कि ये व्यक्तिक स्वतंत्रता का रक्षक है। ये क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता का रक्षक है। ये क्या है? व्यक्तिक स्वतंत्रता का रक्षक है। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये देश में विधि का शासन स्थापित करता है। ये देश में क्या करता है? विधि के शासन को स्थापित करता है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो ये देश में अल्पसंख्यक एवं समान कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। यानी कहने का मतलब जो अल्पसंख्यक है या समाज में कमजोर वर्ग है, इनकी सुरक्षा कौन करता है? मौलिक या मूल अधिकार ही करता है। ये भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। यानी यही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का देन है कि हमारा जो देश है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश की छवि को हम देख पाते हैं। ठीक है, इसका मेन कौन है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। अगले पॉइंट की बात करें तो ये सरकार के शासन में पूर्णता नियंत्रण करते हैं। ये सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। जैसे सरकार को कहीं ना कहीं डर लगता है कि लोग हमें किस तरह से वोट करेंगे, अगली सत्ता हमारी होगी या नहीं होगी, तो ये भी मूल अधिकार का ही या मौलिक अधिकार का ही महत्व है। अगली बात करें तो यह व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखता है। ये व्यक्तिगत सम्मान जो है, जो आपका सम्मान है, इसको बनाए रखने का काम कौन करता है? तो ये मौलिक या मूल कर्तव्य ही है जो आपको व्यक्तिगत सम्मान देता है। और अगली पॉइंट की बात करें तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक में
आपको अवसर प्रदान करता है, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो। इसमें जाने का अवसर आपको कौन देता है? मूल या मौलिक अधिकार देता है। इसी की वजह से आप आसानी से राजनीति या प्रशासन में चले जाते हैं। इस तरह से ये कुछ महत्व हैं जो हम मौलिक अधिकार में देख पाते हैं। आज मौलिक अधिकार चैप्टर खत्म होता है। 12 से 35 तक हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है।